नमस्कार। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट टेलीकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देशराज लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 55 फरीदाबाद। आज के लेक्चर में हम करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कैश बेस एंड एक्रूअल बेस, एडवांटेजेस एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेबिलिटी। साथ में IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका मीनिंग, नीड एंड एडवांटेजेस, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND-AS, इनके मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के आधार। हमारे दो आधार पर अकाउंटिंग किया जाता है, एक नकद आधार और उपार्जन आधार यानी कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब हम इन दोनों का अर्थ समझते हैं, कैश बेसिस क्या है और एक्रूअल बेसिस क्या है। तो पहले हम देखते हैं कैश बेसिस यानी नकद आधार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, यानी इस जब तरीके को हम अपनाते हैं, इसमें हम ट्रांजैक्शन की एंट्री उस समय करते हैं जब कैश नकद दिया जाता है या नकद प्राप्त किया जाता है, यानी उधार लेन देन इसमें हमारे नहीं किए जाते। अब इस मेथड को हालांकि ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं है, ये पुराने समय में ये ज़्यादा प्रचलन में था। आजकल केवल छोटे लेवल पे जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके अधिकतर जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है उनकी, वो कैश में ही होती हैं, उधार में उनके ना के बराबर ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वहाँ पर ये केवल लागू होता है, वहाँ पर केवल लोग अपनाते हैं। इसको ज़्यादातर लोग नहीं अपनाते। तो लेकिन इसके कुछ फ़ायदे क्या हैं इसके? सिंपल एंड रियलिस्टिक, यानी ये बिल्कुल एक साधारण है, बिल्कुल एक सिंपल है और वास्तविक है। इसमें जब पैसा मिलेगा तभी उसको इनकम मानते हैं, अदरवाइज इनकम नहीं मानते, क्योंकि पैसा मिले ना मिले किस चीज़ का, तो ऐसे में उसको इनकम इसमें नहीं माना जाता। नॉट रिक्वायर एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। अब इसमें फ्यूचर की इनकम के बारे में, फ्यूचर के खर्चों के बारे में कुछ एस्टिमेट नहीं किया जाता है कि फ्यूचर में पता नहीं ये पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल मेथड है। सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, इसमें केवल प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनमें ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। और वो भी जो छोटे लेवल पर जो होते हैं, वो जिनका उधार में कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, केवल कैश में जिनकी ट्रांजैक्शन होती है, वहीं पर ये केवल सूटेबल है। अब इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, इसको इसीलिए ज़्यादातर लोगों द्वारा अपनाया नहीं जाता। तो ये डिसएडवांटेज कौन से? नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारे अकाउंटिंग का एक बेस है, उसका जो हमारा एक आधार है कि हम अकाउंटिंग के द्वारा बिजनेस के सही प्रॉफिट, ट्रू एंड फेयर पोजीशन को हम उसको दिखलाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी और फाइनेंशियल पोजीशन को भी। कैश बेसिस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि कई चीज़ जो आज हमने परचेज कर ली है लेकिन पैसे नहीं दिए, तो उधार है, तो वो उससे हमारा इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर लिखा नहीं जाता, यानी सीधी सी बात है, कैश बेसिस में उधार ट्रांजैक्शन लिखे नहीं जाते। तो उधार ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में उधार ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसके कारण हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन सही पता नहीं लगती। नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो नहीं किया जाता, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स है, आपने पिछले लेक्चर में ये समझे होंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस समय हम किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं उसी समय वो चीज़ हमारे लिख जानी चाहिए। जैसे एक मशीन हमने खरीद ली, जनवरी महीने में खरीदी, और जनवरी से हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उस काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट उधार खरीदी थी, उसका पेमेंट हमने जून में कर दिया। तो अब ये अगर कैश बेसिस को ऐसा अपनाया जाता है तो इसमें जून में इसकी एंट्री की जाएगी, जबकि हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जनवरी से, तो ये मैच नहीं करेगा कि हमने पेमेंट कब किया और उसके फ़ायदा हमने कब उठाया। हमें उसकी एंट्री तभी करनी है तब कि वो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि हम उसका लाभ ले रहे होते हैं। तो
तो ये इसका एक कमी है। कंपनीज, और सबसे बड़ी कमी इसकी, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज, कि इसको जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसके द्वारा इसे मान्यता नहीं दी जाती। इसीलिए ये जो केस बेसिस है इसको आमतौर पर बहुत कम लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, अदरवाइज ये इसको नहीं अपनाया जाता। अब दूसरा देखते हैं हम, यानी एक्रुअल बेसिस, उपार्जन आधार है। एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन आर मेड व्हेन दे अकर रादर देन दे पेड, यानी यहाँ पर जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी एंट्री उसी समय की जाती है जबकि वो उपार्जित होते हैं, ना कि भुगतान के समय, यानी लेखा उपार्जन के समय किया जाता है, ना कि भुगतान के समय। जिस समय कोई ट्रांजेक्शन हमारी हो जाती है उसे उसी समय लिख देते हैं। जैसे कि हमने वही एग्जांपल ले हम मशीनरी का, मशीनरी हमने कब खरीदी, जनवरी में खरीदी, तुरंत जनवरी में लिख दिया जाएगा। इसी तरह से जैसे मार्च की सैलरी है, मार्च की सैलरी हमने पे की मान लीजिए अप्रैल में जा करके, लेकिन मार्च में इसकी एंट्री कर दी जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। अब इसको पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्रुअल बेसिस को ही अपनाया जाता है। तो इसके पीछे कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या कारण है जो कि हम इसे अपनाते हैं। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस है और फाइनेंशियल पोजीशन उसके रियल जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर इसमें दिखाई जाती है, जो कि हमारे अकाउंटिंग का एक पर्पज भी है। फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी की जो हमारी कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल्स हमने थ्योरी में पढ़े थे उन सभी को इसमें अपनाया जाता है। इट रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको मान्यता मिली हुई है। अब जब हमने देख लिए एक्रुअल बेसिस देख लिया, अब कैश बेसिस भी देख लिए, तो अब हमें इनमें डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस, यानी जो हमारा नकद आधार है और उपार्जन आधार है उनका क्या, उनमें बीच में अंतर क्या है। रिकॉर्डिंग द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, एक जो बेस है हमारा, डिफरेंस का बेस हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब इसको देखते हैं, यानी जो कैश बेसिस है उसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं, जबकि जो एक्रुअल बेसिस है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स का लेखा किया जाता है, दोनों तरह की ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में लिखी जाती हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखने की टाइमिंग क्या है। कैश बेसिस में टाइमिंग है जिस समय उनका पेमेंट किया जाए, या इनकम जिस समय नकद में हमारी रिसीव हों, जबकि एक्रुअल बेसिस का जो टाइमिंग है वो जिस समय हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है या जिस समय हमारी इनकम मिली है उसी समय वो मिली हो या ना मिली हो, हमारी ड्यू होगी है, एक्सपेंसेस ड्यू हो जाए चाहे हमारी इनकम हमारी अर्न हो जाए, उसी समय उसको लिख दिया जाता है। जैसे वही एग्जांपल हम दोबारा से लें, मार्च महीने की जो सैलरी है वो मार्च में ही उसकी एंट्री कर दी जाएगी, जैसे ही हमारी सैलरी ड्यू होगी, ड्यू होते ही हमारी उसकी एंट्री कर दी जाएगी, चाहे हम उसे पे बाद में करें। इसी तरह से कहीं किसी के रेंट कहीं से हमें रिसीव होना है, जैसे ही हमारा महीना पूरा होता है तो हमारी इनकम बन जाती है, इनकम हमारी ड्यू हो जाती है और वो हमें उसी समय उसकी एंट्री कर देते हैं, चाहे वो कितने दिन बाद में हमें प्राप्त हो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। इनका कैश बेसिस में इनमें से किसी की भी कोई एंट्री नहीं की जाती, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम की, इनमें से किसी की भी एंट्री नहीं की जाती। जबकि हमारे एक्रुअल बेसिस में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इन सभी की एंट्री की जाती हैं। लीगल पोजीशन, कैश बेसिस को लीगली उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसकी मान्यता नहीं है, जबकि एक्रुअल बेसिस को लीगली मान्यता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सूटेबिलिटी, जो कैश बेसिस है ये हमारे केवल प्रोफेशनल, वो भी छोटे लेवल पर प्रोफेशनल्स और जिनकी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो कैश में होती हैं वहीं पर ये केवल सूटेबल है। बाकी और जितने भी हमारे बिजनेस हैं, सभी बिजनेस में, ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या प्रोफेशनल्स का हो, हर तरह के बिजनेस में एक्रुअल बेसिस को ही अपनाया जाता है और वो सभी जो बड़े बिजनेस होते हैं उन सभी में एक्रुअल बेसिस ही सूटेबल रहता है। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये हमारे मानक क्या, अकाउंट लेखांकन के हमारे मानक क्या हैं। मानक क्या होते हैं कि ये एक हमारे ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ नियम या हमारे पॉलिसीज़ होते हैं जो कि जिनका हमें अकाउंटिंग में पालन करना होता है।
इसको देखिए इस तरीके से परिभाषित किया गया है, ये डेफिनेशन दी गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं? रिटन पॉलिसी, लिखित में डॉक्यूमेंट होते हैं। कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, यानी पहचान करना, किस चीज़ का हम कैसे, किस लेन देन कैसे पहचान करेंगे, उसे कैसा लेन देन मानेंगे, कैपिटल मानेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, किस तरह का उसकी पहचान करनी। मेजरमेंट, उसकी कीमत कितनी होगी, कितना कीमत उसकी लिखी जाएगी। ट्रीटमेंट, उसको लिखने का तरीका क्या होगा। प्रेजेंटेशन, उसको किस परफॉर्मा के अनुसार उसको प्रेजेंट किया जाएगा। एंड डिस्क्लोजर, और कहाँ तक उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, यानी एक ऐसे पॉलिसी होती है जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट, उनमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से उनकी पहचान करें, कैसे उनको मापें, कैसे उनको ट्रीटमेंट करें, कैसे उनको प्रेजेंट करें और कहाँ तक उनको पब्लिक के लिए डिस्क्लोज करें। तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इन सभी चीज़ों के बारे में लिखी होती है जिनकी हमें पालना करनी होती है। अब एडवांटेज, यूटिलिटी या बेनिफिट्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या हैं? इनका मेन उद्देश्य तो हमारा यही होता है कि सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें प्रॉफिट एंड लॉस की हो और सही हमारी बैलेंस शीट बने और सभी में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, उन पे कंपेरेटिबिलिटी बनी रहे। ये इसके मेन एडवांटेज होती हैं जिनको हम इन बिंदुओं से हम इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होते, सब अपने अपने तरीके से बनाते, तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, एक जो हमारे मानक होते हैं उनके अनुसार जब हम अकाउंटिंग को बनाते हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उनके ऊपर रिलायबिलिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड है इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यानी इसमें हम बार बार उसमें चेंज नहीं करते कि पिछले साल हमने कुछ अलग तरीके से अकाउंट रखे थे, इस बार कुछ अलग तरीके। अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमारी कंपेरेटिबिलिटी भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हीं का हमें पालन करना होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, हम उसका किस तरीके से वैल्यूएशन करें, या डेप्रिसिएशन है कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाना है या डिमिनिशिंग मेथड अपनाना है, कौन सा मेथड को हम अपनाएं, तो वो एक ही मेथड अपनाया जाता है जिससे कि हम उसके कंसिस्टेंसी बनी रहे और हमारी कंपेरेटिबिलिटी भी बनी रहे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर बीच में कुछ विवाद हो जाता है, कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो उनको फिर हम कैसे सुलझाते हैं, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे काम आते हैं। कोई कहता नहीं जी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कोई कहता नहीं जी प्रॉफिट कम हुआ। जैसे ट्रेडर्स होते हैं और मालिक होते हैं, मालिक तो अपने प्रॉफिट कम बताएगा, जबकि ट्रेडर्स ज़्यादा बोनस की मांग करते हैं तो वो कहेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर देखा जाएगा, तब उसमें जो बीच के झगड़े को उसको आप आसानी से निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांसेज ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार जब हम अपने ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग रखते हैं, तो और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट उसके अनुसार बनाते हैं, तो उसमें मैनिपुलेशन के और फ्रॉड करने के चांसेज हमारे बहुत कम हो जाते हैं। हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। ऑडिटर क्या होते हैं, वो ये देखते हैं कि जो अकाउंट रखे गए हैं, जो अकाउंट बनाए गए हैं, जो लेन देन लिखे गए हैं, वो किसी प्रूफ के आधार पर हैं या वैसे इतने लिख दिए हैं कि उनका कोई प्रूफ ना हो और फिर भी लिख दिए होंगे, या नियमों के अनुसार लिखे गए हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, तो ऑडिटर्स को, जो अंकेक्षक होते हैं, उन्हें अंकेक्षण करने में, यानी ऑडिट करने में उनको सुविधा रहती है, वो आसानी से ऑडिट कर पाते हैं। अब हम देखें लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वैसे तो कहने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती कुछ, लेकिन फिर भी हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी छोटी मोटी कमी रह जाती है। जैसे इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं, इसके एडवांटेज ज़्यादा है, लिमिटेशन बहुत कम है। जैसे रेस्ट्रिक्ट द इनिशिएटिव। अगर कोई आदमी और बेहतर ढंग से अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहता है, वो एक नई पहल करता है कि भाई इसको और ज़्यादा सुधार करना चाहता है, तो उसमें इस पर पाबंदी होती है, उसमें ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले सकता। उन्हें केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पालन करना होता है अकाउंटेंटों को। रिजिड इन नेचर, एक रिजिड प्रकृति के होते हैं, यानी इनमें बदलाव ना के बराबर। जैसे लकीर के फ़कीर होते हैं ना, एक जो परंपरा चल रही है उसी परंपरा के अनुसार अकाउंटिंग रखे जाते हैं, उसमें बदलाव के कम चांसेज होते हैं, आसानी से बदलाव नहीं होते। नंबर थर्ड है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमने लैंड 10 साल पहले 1 लाख रुपए की परचेज की थी और आज उसकी कीमत बढ़ के 50 लाख होगी, तो आज भी हम बुक्स में उसको 1 लाख रुपए की दिखाते हैं, उसको 50 लाख की नहीं दिखाते। जबकि ये क्या है कि हमारे जो अकाउंटिंग का हमारा जो पर्पज़ होता है वो क्या है कि फेयर
ट्रू एंड फेयर पोजीशन। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं हो पाती, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी एसेट्स लैंड है जो हमारे पास वो आज 50 लाख रुपए की है, जबकि हम उसे कितना दिखाते हैं, 1 लाख रुपए दिखाते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक कमियाँ है, लिमिटेशंस है हमारी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलती जुलती एक टर्म और आती है हमारी, वो IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि आजकल क्या है कि जो हमारे बिजनेस हैं केवल एक देश के अंदर ही नहीं होते, वो एक देश से बाहर भी कई देशों में किसी के कोई कंपनीज़ हैं उनकी ब्रांचेज कई देशों में होती हैं, जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनकी कई देशों में उनकी ब्रांचेज होती हैं और वो अलग अलग देशों में अपना जो बिज़नेस रखते हैं। अब उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो उन्हें उन्हीं देशों के नियमों का पालन करना पड़ता है, उन्हीं देश के स्टैंडर्ड के अनुसार उन्हें अपने अकाउंट रखने पड़ते हैं। अब इसमें उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनके नियम हैं, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट में भी अंतर आएगा, अलग अलग तरीके से करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन में भी अंतर आएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग करने का कोई एक स्टैंडर्ड हो, यानी एक रूपता उसमें बनी रहे। तब उसी के लिए हमारी ये इसका जो स्टार्ट हुई है ये, यानी अब इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं इसको, इट इज़ सेट ऑफ रूल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे क्या है, रूल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सेट है दैट डिटरमाइन हाउ अकाउंटिंग इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन यूर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो हमारे बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनमें किस तरीके से रिपोर्ट करनी है। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल्स का कैसा सेट है जो यह बताता है कि हमें अकाउंटिंग इवेंट्स को बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से किस तरह से हम रिपोर्ट करें। ये डेवलप्ड बाय द IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके द्वारा इनको डेवलप किया गया है, इनको बनाया गया है। अगर हम इनका पालन करते हैं तो फिर इसमें पूरी दुनिया के अंदर एक रूपता आ जाती है। जो आज ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है, जो युग है हमारा, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अनुसार ही जब हम अकाउंट को रखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में उनके ऊपर विश्वास किया जाता है, उनमें भरोसा जताया जाता है। अब इसकी ज़रूरत में, अब अगर आपको कभी क्वेश्चन में या तो नीड पूछ लें, बेनिफिट्स पूछ लें, इंपोर्टेंस पूछ लें, एडवांटेज पूछ लें, ये हमारे चलो 4 पॉइंट बनते हैं, हमें यही उसमें बताने होते हैं। ये हमारे नीड भी है, ये हमारे बेनिफिट भी हैं। तो सबसे पहली क्या है, इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। अब जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट है, हम जो पैसा इनवाइट करते हैं, कैपिटल को एकत्रित करते हैं, हम दूसरे देशों से भी जो पूंजी एकत्रित की जाती है, तो उसमें ये आसानी रहती है, क्योंकि जब हमने IFRS के अनुसार अपने अकाउंट रिपोर्टिंग की जाती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें लोग इसमें भरोसा करते हैं और आसानी से वो पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इजी टू मेक कंपैरिजन। अब जैसे अलग अलग देशों में प्रॉफिट कौन से देश में ज़्यादा कमाया जा रहा है या कौन से देश में कम है, तो उसको कंपैरिजन आसानी से उसमें किया जा सकता है, क्योंकि IFRS का पालन सभी देशों में जो बिजनेस किया जा रहा है सभी देशों के द्वारा उसमें किया जाएगा, हर ब्रांच के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें आसानी से कंपैरिजन किया जा सकता है किस देश में हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, किस में कम प्रॉफिट हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग की जाती है उनमें एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी माने समरूपता, एक जैसी वो रिपोर्टिंग होगी, जिससे उनमें आसानी रहती है उनको समझने में। लोअर कॉस्ट टू कैपिटल रेज्ड एब्रॉड। अगर हमें विदेशों से कैपिटल रेज करनी है, कैपिटल लेनी है, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। अब इस बात को समझ लीजिए कॉस्ट कैसे कम आएगी। अगर हम देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं, IFRS का नहीं करते हैं, तो पहले तो अपने देश में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर के अनुसार अकाउंट रखने, फिर उसके द्वारा उनकी रिपोर्टिंग जो हमें IFRS के अनुसार भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि विदेश वाले तब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक भी हम IFRS का पालन नहीं करते हैं। अब लेकिन यदि हम IFRS के अनुसार ही अपने अकाउंट रख लेते हैं पहले ही, तो हमें अकाउंटिंग अपने देश के जो नियम हैं उनके अनुसार रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो IFRS पूरे वर्ल्ड में भी मान्यता होती है, पूरे उस देश के अंदर भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक ही IFRS का ही हमें पालन करना होता है, तो इससे हमारे दो तरह से अकाउंट नहीं रखने पड़ते, तो इसकी हमारी कॉस्ट कम आती है। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसमें देखिए सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि हमारे जो मकसद होता है अकाउंटिंग रखने का,
वो एक रहता है कि हम सही प्रॉफिट, अकाउंटेंट का क्या जिम्मेदारी है कि वो सही प्रॉफिट बताए कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया और उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन बताए कि इसके एसेट्स कितने की हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर जो एसेट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रखी जाती हैं, जबकि IFRS के में जो उसकी मार्केट वैल्यू है, आज एसेट्स कितने की है, उसके अनुसार उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो ये हमारे IFRS के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हमारे बेनिफिट्स हैं। अब एक और टर्म हमारी शुरू हुई है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो थे ही देश में, लेकिन INDAS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसमें इंडियन शब्द और आगे मिल जाता है, तो अब इसकी एक नई टर्म बन जाती है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहते, बल्कि ये क्या हो जाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का जो इंडियन वर्जन है वो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से थोड़े से ये कुछ हमारे भिन्न होते हैं कि इसमें जो नियम हैं, जो यहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे IFRS के अपनाए जाते हैं। ये IFRS का ही इंडियन वर्जन है जिसको हम INDAS कहते हैं। फीचर ऑफ INDAS, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS, ये IFRS के मॉडिफाइड वर्जन है। प्रिंसिपल बेस्ड, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं उन पर आधारित होते हैं। एम्फेसाइजेस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी उनकी जिम्मेदारी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। अब इसकी हमारे मेरिट्स क्या हैं, इसके वही मेरिट है, INDAS के हमारे वही मेरिट है जो IFRS के जो मेरिट्स थे। तो यानी सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन, क्योंकि IFRS का इंडियनाइज्ड वर्जन है, इंडियन वर्जन के अनुसार इनमें मॉडिफिकेशन किया गया है, तो ये इंडियन कंडीशन के अनुसार ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। क्लियर गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनमें फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग की क्लियर गाइडलाइन होती है जिनका हमें पालन करना होता है। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इनकी एक रूपता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मददगार होती है। इसका मकसद भी ज़्यादातर ये होता है कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से भरोसा दिया जाए, उनको कैसे विश्वास दिलाया जाए। तो इन्वेस्टर्स अगर हमारे IFRS का पालन करते हैं, और ये ही INDAS क्या है, IFRS का ही इंडियनाइज्ड वर्जन है, अगर इनका पालन करते हैं तो इन्वेस्टर्स को इसमें ज़्यादा भरोसा होता है, उनको मदद मिलती है अपने पैसा इन्वेस्ट करने में। डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, इसमें जो फ्रॉड करने की और मैनिपुलेशन की, अकाउंटों में जो छेड़छाड़ करते हैं और उनमें फ्रॉड करते हैं, गबन करते हैं कुछ भी, तो उसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। बड़ा मुश्किल होता है इनकी पालन करने के बाद में कोई भी फ्रॉड करना। तो इस तरीके से आज हमारा ये जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, वो हमारा आज टॉपिक ये पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।